स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों से एक बेहद अहम दस्तावेज की परतें खोलेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1919। जी। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है ना? बिल्कुल, मॉन्टफोर्ड सुधार। हमारे पास इससे जुड़े काफी विस्तृत नोट्स और कुछ सारांश भी हैं। तो हमारा इरादा है इस अधिनियम के पीछे की मतलब सोच क्या थी, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे और भारत पर इसका असर, उसको बारीकी से समझना। जी। देखिए, इसकी बुनियाद एक बड़े वादे पर रखी गई थी कि भारत में एक जिम्मेदार सरकार की धीरे धीरे स्थापना होगी। वादा तो यही था। तो आज की हमारी चर्चा का बड़ा सवाल यही है कि क्या ये वादा वाकई पूरा हुआ या सिर्फ एक दिखावा था। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, ये अधिनियम भारत के संवैधानिक सफर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 20 अगस्त 1917 से। अच्छा, 1917 से। हाँ, जब ब्रिटिश संसद में भारत के तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेग्यू। उन्होंने एक घोषणा की। क्या घोषणा थी वो? उन्होंने कहा कि भाई, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य है भारतीयों को प्रशासन की हर शाखा में शामिल करना और धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअली स्वशासी संस्थाओं का विकास करना। ओके। ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के तौर पर भारत में एक जिम्मेदार सरकार कायम हो सके। अच्छा, जिम्मेदार सरकार शब्द इस्तेमाल हुआ था। जी हाँ, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसी घोषणा के आधार पर फिर 1918 में मॉन्टेफोर्ड रिपोर्ट आई और फिर 1919 का ये कानून बना जो लागू हुआ 1921 में। कहा तो यही गया है कि इसका मकसद है भारतीयों का शासन में प्रतिनिधित्व बढ़ाना। पर एक मिनट, ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब जिस वक्त ये सुधारों की इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उसी के आसपास शायद मार्च 1919 में ही। हाँ, मार्च 1919 सरकार वो रॉलेट एक्ट जैसा इतना कठोर कानून भी लेके आई थी। ये क्या मतलब हुआ? एक तरफ सुधार, दूसरी तरफ दमन। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये विरोधाभास, ये कॉन्ट्रडिक्शन उस दौर की ब्रिटिश नीति का एक अहम पहलू था असल में। अच्छा। रॉलेट एक्ट ने तो सरकार को मतलब जबरदस्त शक्तियां दे दी थी। बिना मुकदमा चलाए राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखना। हाँ। और वो जो नागरिक स्वतंत्रता का बुनियादी अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस, जी, उसे सस्पेंड करने तक की शक्ति दे दी। और मजे की बात ये कि केंद्रीय विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। फिर भी पास हो गया वो? हाँ, फिर भी पास हो गया। तो ये साफ दिखाता है कि सुधारों की पेशकश के साथ साथ जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे, उनको कुचलने की तैयारी भी पूरी चल रही थी। सुधारों की मंशा पर यह वाकई एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल। खैर, वापस आते हैं 1919 के अधिनियम पर। तो केंद्र के स्तर पर, सेंट्रल लेवल पर क्या बड़े बदलाव हुए? कुछ नया स्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया था? हाँ, पहली बार केंद्र में 2 सदनों वाला विधानमंडल यानी कि बाइकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। ओके, 2 सदन। जी। एक थी राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे आप अपर हाउस कह सकती हैं। और दूसरी थी विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी लोअर हाउस। और बात यह थी कि दोनों सदनों में चुने हुए सदस्यों का बहुमत होना था। अच्छा, मेजॉरिटी इलेक्टेड थी। हाँ, मेजॉरिटी इलेक्टेड होनी थी। हालांकि कुछ सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार सरकार ने अपने पास रखा था। और ये चुनाव कैसे होते थे? मतलब क्या आम जनता वोट दे सकती थी? चुनाव तो डायरेक्ट होने थे, मतलब प्रत्यक्ष चुनाव तयशुदा निर्वाचन क्षेत्रों से। वोटिंग का अधिकार बढ़ाया तो गया, लेकिन ये अब भी बहुत ही सीमित था। सीमित मतलब किस आधार पर? मतलब वोट देने का हक या तो आपकी प्रॉपर्टी पर निर्भर था, या आप कितना टैक्स भरते हैं, या आपकी शिक्षा क्या है, इन चीजों पर। और साथ ही वो जो सांप्रदायिक समूहों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र थे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हाँ, वो तो पहले से थे। वो बने रहे, बल्कि उन्हें और बढ़ाया गया। सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, सबको इसमें शामिल कर लिया गया। अच्छा। हाँ, एक कह सकते हैं महत्वपूर्ण प्रगति ये जरूर हुई कि महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। ये तो अच्छी बात है। हाँ, पर यह भी सीमित ही था। मतलब कुल मिलाकर अंदाजा लगाइए, उस वक्त की करीब 26 करोड़ की आबादी में से सिर्फ मुश्किल से 15 लाख लोग ही वोटर बन पाए थे। ओ, बस 15 लाख 26 करोड़ में से? ये तो मतलब जी, बहुत ही सीमित दायरा था। लोकतंत्र की तरफ एक बहुत ही छोटा कदम था, वो भी ढेर सारी शर्तों के साथ। खैर, इन सदनों की बनावट कैसी थी? मतलब कितने सदस्य होते थे, कार्यकाल कितना था? तो जो निम्न सदन था, केंद्रीय विधानसभा, उसमें 145 सदस्य थे। 104 चुने हुए और 41 मनोनीत। ठीक है। और इसका कार्यकाल था 3 साल का। सिर्फ 3 साल? हाँ जी, 3 साल। और जो उच्च सदन था, राज्य परिषद, उसमें 60 सदस्य थे, 34 चुने हुए, 26 मनोनीत।
इसका कार्यकाल 5 साल का था। और इसमें एक और बात थी, इसमें सिर्फ पुरुष सदस्य ही हो सकते थे। अच्छा, उच्च सदन में महिलाएं नहीं थीं। जी नहीं। सदस्यों को कुछ अधिकार जरूर मिले, जैसे वो सरकार से सवाल पूछ सकते थे, सप्लीमेंट्री सवाल कर सकते थे, स्थगन प्रस्ताव ला सकते थे और बजट के एक छोटे से हिस्से पर वोट भी कर सकते थे। आपने फिर कहा छोटे हिस्से पर, इसका मतलब बजट का बड़ा हिस्सा अब भी उनकी पहुंच से बाहर था। हाँ, यही तो असलियत थी। मतलब लगभग 75% बजट ऐसा था जिस पर विधानमंडल वोट ही नहीं कर सकता था। 75%? जी हाँ, 75%। तो सदस्यों को बोलने का हक तो मिल गया, पर सरकार की तिजोरी की चाबी वो उनके हाथ में नहीं दी गई। तो फिर असली ताकत किसके पास थी? क्या वाइसराय मतलब गवर्नर जनरल की शक्तियों में कोई कमी आई? बिल्कुल नहीं। असल एग्जीक्यूटिव पावर वो पूरी तरह से गवर्नर जनरल के पास ही सेंट्रलाइज्ड रही। अच्छा। वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें 8 सदस्य होने थे, जिनमें से 3 भारतीय रखने का प्रावधान था। ये एक बदलाव था। हाँ, 3 भारतीय। लेकिन गवर्नर जनरल किसी भी ग्रांट में कटौती कर सकता था। अगर लेजिस्लेचर किसी बिल को खारिज भी कर दे, तो वो उसे अपनी मर्जी से सर्टिफाई करके कानून बना सकता था। अरे, और अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की उसकी शक्ति तो वैसी ही बनी रही। विधानमंडल का गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर मतलब कार्यतः कोई नियंत्रण था ही नहीं। कोई कंट्रोल नहीं। जी। कुछ खास किस्म के बिल लाने के लिए तो पहले गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ती थी, जैसे कोई मौजूदा कानून बदलना हो, विदेशी मामले हों या सेना से जुड़ा बिल हो। और सबसे अहम बात, जो भारतीय विधानमंडल था, वो ब्रिटिश संसद अगर भारत के लिए कोई कानून बनाती है तो उसे बदल नहीं सकता था। तो मतलब ढांचा तो ऐसे बनाया जैसे कुछ मॉडर्न हो रहा है, 2 सदन बन गए, चुनाव भी हो रहे हैं, लेकिन लगाम पूरी तरह गवर्नर जनरल के हाथ में है। ये तो वो जिम्मेदार सरकार वाले वादे से बहुत दूर की बात लगती है। निश्चित रूप से। ये ढांचा देखने में शायद प्रगतिशील लगे, पर असल शक्ति का केंद्र तो लंदन और दिल्ली में बैठे ब्रिटिश अधिकारियों के पास ही सुरक्षित रखा गया था। भारतीयों को भागीदारी का एहसास कराया गया, पर नियंत्रण नहीं दिया गया। चलिए अब प्रांतों की तरफ चलते हैं। प्रोविंसेस में यहाँ एक बिल्कुल नई व्यवस्था लागू की गई, द्वैध शासन या डायार्की। ये शब्द ही बड़ा अजीब सा है। ये क्या चीज थी और इसे कहाँ-कहाँ लागू किया गया? हाँ, ये द्वैध शासन या डायर्की ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। इसे 8 प्रमुख प्रांतों में लागू किया गया था: असम, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे, मद्रास और पंजाब। ठीक है, 8 प्रांतों में। जी। इसमें हुआ ये कि जो प्रांतीय विषय थे उनको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक लिस्ट थी आरक्षित यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की, और दूसरी हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की। आरक्षित और हस्तांतरित। अच्छा, इनका क्या मतलब था और इन्हें कौन देखता था? देखिए, आरक्षित विषय वो थे जिन्हें अंग्रेज ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे और जिन पर अपना सीधा कंट्रोल रखना चाहते थे, जैसे कानून व्यवस्था, पुलिस, जेल, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, सिंचाई वगैरह। सारे भारी भरकम विभाग। हाँ बिल्कुल। इन विषयों को गवर्नर अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मदद से देखता था, जिसमें ज्यादातर ब्रिटिश अफसर होते थे। और ये काउंसिल लेजिस्लेचर के प्रति जिम्मेदार नहीं थी। अच्छा। दूसरी तरफ थे हस्तांतरित विषय। इनमें आए शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, कृषि, उद्योग, ये सब जो सीधे जनता से जुड़े मामले लगते हैं। जी, ये विषय भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए। इन मंत्रियों को गवर्नर विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों में से नियुक्त करता था, और ये मंत्री सिद्धांत रूप में विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो ऊपरी तौर पे देखने में तो ये ऐसा लगता है कि चलो भारतीयों को कुछ जिम्मेदारियां दी गईं, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मामलों में। हाँ, कहने को तो यही था। मकसद यही दिखाना था कि प्रांतों में अब जिम्मेदार सरकार की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। मंत्रियों को अपने विभागों की नीतियां बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन क्या ये व्यवस्था वाकई में काम कर पाई? मतलब क्या मंत्री असरदार तरीके से काम कर पाते थे? यहीं पर इस व्यवस्था का सारा खोखलापन सामने आ जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मंत्रियों के पास अपने विभाग यानी हस्तांतरित विषय, उनके लिए नीतियां बनाने का अधिकार तो था, लेकिन उन नीतियों को लागू करने के लिए जो पैसा चाहिए, फाइनेंस, वो विभाग तो आरक्षित था, वो गवर्नर के कंट्रोल में था। ओह, मतलब आप शिक्षा मंत्री हैं, स्कूल खोलना चाहते हैं, पर पैसे के लिए गवर्नर की मर्जी पे निर्भर हैं। बिल्कुल, यही होता था। दूसरी बात, मंत्री विधानमंडल के प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार थे, सामूहिक रूप से नहीं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अच्छा, टीम वर्क नहीं था। कोई टीम वर्क नहीं। उनमें वो साझा जिम्मेदारी की भावना पनप ही नहीं पाई। उन्हें तो असल में 2 मालिकों को खुश रखना पड़ता था।
एक तरफ गवर्नर जो उन्हें नौकरी से निकाल सकता था और दूसरी तरफ विधान परिषद जिसके वो सदस्य थे। बड़ा मुश्किल काम था। और वो विषयों का बंटवारा, जैसे आपने कहा सिंचाई आरक्षित है और कृषि हस्तांतरित, ये कैसे काम करता होगा भला? बिल्कुल अतार्किक, इलॉजिकल बंटवारा था। आप सोचिए, बिना सिंचाई के कृषि कैसे चलेगी? लेकिन इस सिस्टम में सिंचाई विभाग गवर्नर के अफसरों के पास था और कृषि विभाग भारतीय मंत्री के पास। तालमेल बिठाना लगभग नामुमकिन था। सही बात है। गवर्नर का फाइनेंस पर पूरा कंट्रोल था और वो किसी भी मंत्री की सलाह मानने के लिए मजबूर नहीं था। और अगर उसे लगता कि प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो गई है तो वो हस्तांतरित विषयों को भी अपने हाथ में ले सकता था। यानी सारी शक्ति फिर गवर्नर के पास। हाँ, असल में मंत्री बस नाम के लिए थे, असली पावर गवर्नर के पास ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। तो ये द्वैध शासन प्रणाली, ये तो फिर प्रैक्टिकली फेल ही हो गई। पूरी तरह से। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, कंफ्यूजन पैदा करने वाली थी और इसमें जिम्मेदारी का बंटवारा बिल्कुल साफ नहीं था। इसने लगातार टकराव और गतिरोध मतलब डेडलॉक को ही जन्म दिया ना। ये जिम्मेदार सरकार की दिशा में एक कदम कम और भारतीय मांगों को बिना असली शक्ति दिए शांत करने की कोशिश ज्यादा लगती है। इस कानून में भविष्य के लिए भी कोई प्लान था? मतलब क्या इसकी कभी समीक्षा होनी थी, रिव्यू? हाँ, अधिनियम में ये बात लिखी थी कि इसके लागू होने के 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाया जाएगा। 10 साल बाद? जी। इस कमीशन का काम होगा ये जांचना कि ये कानून प्रैक्टिकली कैसा काम कर रहा है, ये द्वैध शासन प्रणाली कितनी सफल या असफल रही और भारत में उत्तरदायी सरकार की प्रोग्रेस कितनी हुई है। इसी आधार पर फिर वो आगे के सुधारों के लिए सिफारिशें करता। और क्या ऐसा कोई कमीशन बना फिर? जी हाँ, बिल्कुल बना। इसी प्रोविजन के तहत 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ओ, साइमन कमीशन। हाँ, हालांकि ये 10 साल पूरे होने से 2 साल पहले ही बना दिया गया था, जो उस समय के राजनीतिक माहौल और दबाव को भी दिखाता है। हाँ, वो तो एक अलग ही कहानी है साइमन कमीशन की। खैर, तो कुल मिलाकर अगर हम इस 1919 के एक्ट की कमियों को देखें तो क्या मुख्य बातें सामने आती हैं? हमारे स्रोत तो इसे काफी हद तक विफल ही बताते हैं। इसमें कई गंभीर खामियां थीं, जिनकी वजह से ये अपने जो घोषित लक्ष्य थे उनको पाने में नाकाम रहा। पहली और सबसे बड़ी कमी, इसने केंद्र में, सेंटर में जिम्मेदार सरकार की स्थापना नहीं की। हाँ, वो तो हमने देखा। केंद्र सरकार पूरी तरह से गवर्नर जनरल के प्रति ही जवाबदेह बनी रही। लेजिस्लेचर का उस पर कोई असली कंट्रोल नहीं था। दूसरी, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था, वो तो पूरी तरह फेल साबित हुई, जैसा हमने अभी बात की। बिल्कुल। गवर्नर का दबदबा बना रहा, मंत्रियों के पास न पावर थी, न पैसा, और न ही वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल थे। तीसरी बात, विषयों का बंटवारा ही बड़ा अतार्किक और अव्यवहारिक था। चौथी कमी, वोटिंग का अधिकार बहुत सीमित था। आम जनता तो शासन प्रक्रिया से बाहर रही। हाँ, वो 15 लाख वाली बात। जी। और पांचवी और बहुत अहम कमी, वो अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की व्यवस्था को न सिर्फ जारी रखा गया बल्कि उसे और फैला दिया गया, सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोगों तक। इससे सांप्रदायिकता और अलगाववाद को और बढ़ावा मिला। तो इतनी सारी कमियां थीं, क्या इसका कोई सकारात्मक पहलू भी था या इसे पूरी तरह से नेगेटिव ही माना जाए? नहीं, देखिए, पूरी तरह नकारना भी शायद ठीक नहीं होगा। कुछ पॉजिटिव असर भी हुए, भले ही उनका दायरा बहुत सीमित था। इसने भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के कामकाज का एक प्रत्यक्ष अनुभव दिलाया। हाँ, ये बात तो है। भले ही वो अनुभव थोड़ा कड़वा रहा हो, इससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। उन्हें समझ आया कि असली स्वशासन कैसा होना चाहिए और ये जो मिला है वो क्या है। प्रांतों को पहली बार अपने मामलों में कुछ हद तक ऑटोनॉमी मिली, चाहे वो कितनी भी अधूरी क्यों न हो। महिलाओं को वोट का अधिकार मिलना, सीमित रूप में ही सही, एक महत्वपूर्ण सामाजिक कदम था। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि इसने भविष्य में प्रांतीय प्रशासन की जिम्मेदारियां संभालने के लिए भारतीयों को तैयार करने में शायद अनजाने में ही सही कुछ भूमिका निभाई। पर हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मंजिल से बहुत दूर एक अधूरा और कई अंदरूनी समस्याओं से ग्रस्त कदम था। तो फिर इस पर भारतीय राजनीतिक दलों की, नेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या उन्होंने इसका स्वागत किया? स्वागत तो बिल्कुल नहीं हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अगस्त 1918 में ही बॉम्बे में उनका एक स्पेशल सेशन हुआ था। हसन इमाम उसके अध्यक्ष थे। अच्छा। उसमें इन सुधारों को निराशाजनक और असंतोषजनक करार दिया था और प्रभावी स्वशासन की मांग की थी। निराशाजनक और असंतोषजनक। जी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने तो इसे और भी सख्त शब्दों में कहा था, अयोग्य और निराशाजनक, एक धूप रहित सुबह। अ सनलेस डॉन। हाँ। ओहो, धूप रहित सुबह। हाँ।
और एनी बेसेंट का कहना था कि ये इंग्लैंड के प्रस्ताव के योग्य तो है, पर भारत को स्वीकार करने के योग्य नहीं। मतलब तीखी प्रतिक्रियाएं थीं। ज्यादातर बड़े नेता इससे नाखुश थे। क्या कोई ऐसा भी था जिसने इसका समर्थन किया हो? हाँ, कुछ नरमपंथी नेता थे, मॉडरेट्स, जो पुराने कांग्रेसी भी थे, जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ, सुना है नाम। वो इन सुधारों को स्वीकार करने के पक्ष में थे। उनका मानना था कि भाई जो मिल रहा है उसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन लिबरल फेडरेशन नाम का अपना अलग संगठन भी बना लिया था। अच्छा, तो कांग्रेस में फूट भी पड़ी इस पे? जी, एक तरह से। लेकिन जो मुख्य धारा का राष्ट्रवादी आंदोलन था, वो इन सुधारों से बेहद असंतुष्ट था। और इस असंतोष का नतीजा क्या हुआ? क्या इसने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया? बिल्कुल। इन आधे अधूरे सुधारों ने सत्ता के लिए संघर्ष को और तेज कर दिया। इसने भारतीयों और अंग्रेजों के बीच की खाई को और चौड़ा किया। कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि इसके बाद के सालों में, खासकर 1922 से 1927 के बीच, देश में कई सांप्रदायिक दंगे भी हुए, जिसके पीछे शायद सत्ता में हिस्सेदारी की ये बढ़ती होड़ भी एक कारण हो सकती है। इसी माहौल में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ। हाँ, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू और CR दास की पार्टी। जी बिल्कुल। उन्होंने क्या अलग किया? उनकी क्या रणनीति थी? उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, विधान परिषदों में जाएंगे, लेकिन सरकार के साथ सहयोग करने के लिए नहीं। तो फिर क्यों? बल्कि अंदर से व्यवस्था को बाधित करने के लिए, उसे ठप करने के लिए। नॉन कोऑपरेशन फ्रॉम विद इन। अच्छा, अंदर जाकर विरोध करना। जी, और उन्होंने ऐसा किया भी। कई प्रांतों में, खासकर बॉम्बे और मध्य प्रांतों में, उन्होंने मंत्रियों के वेतन और दूसरे सरकारी खर्चों के प्रस्तावों को पास ही नहीं होने दिया। अरे वाह! इससे द्वैध शासन का चलना मुश्किल हो गया। गवर्नरों को मजबूर होकर हस्तांतरित विषय अपने हाथों में लेने पड़े। इसने द्वैध शासन की विफलता को और भी साफ तौर पर उजागर कर दिया। तो संक्षेप में कहें तो 1919 के अधिनियम ने कागज पर कुछ बदलाव जरूर किए। केंद्र में 2 सदन, प्रांतों में वो द्वैध शासन, भारतीयों की थोड़ी ज्यादा भागीदारी दिखाई। लेकिन ये उस वादे को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहा जो एक जिम्मेदार सरकार का था। सही कह रही हूँ? आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। शक्तियां अंततः ब्रिटिश अधिकारियों, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के पास ही रहीं। द्वैध शासन की पूरी अवधारणा ही अव्यावहारिक, मतलब इम्प्रैक्टिकल साबित हुई। ये संवैधानिक विकास के रास्ते में एक पड़ाव जरूर था, लेकिन इसकी सीमाएं बिल्कुल साफ थीं। इन सुधारों की अपर्याप्तता और साथ में वो रॉलेट एक्ट जैसी दमनकारी नीतियां, इन्होंने राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के बजाय पूर्ण स्वराज की मांग को और ज्यादा मजबूत कर दिया। हाँ, इसने ब्रिटिश सरकार के वादों और जमीनी हकीकत के बीच के गहरे अंतर को सबके सामने ला दिया। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा के अंत में हमारे श्रोताओं के लिए इन स्रोतों से एक विचारणीय सवाल उभरता है। जी। ये सोचने वाली बात है कि जिस व्यवस्था में मंत्रियों के हाथ में वित्तीय शक्तियां ही न हों और अंतिम निर्णय हमेशा गवर्नर का हो, क्या उसमें भारतीय मंत्री कभी सचमुच प्रभावी ढंग से काम कर सकते थे? या फिर ये द्वैध शासन की पूरी प्रणाली शुरू से ही इस तरह डिजाइन की गई थी कि भारतीयों को सत्ता का सिर्फ आभास हो, पर वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों के पास ही रहे, ताकि वो बढ़ती हुई राजनीतिक मांगों को किसी तरह मैनेज कर सकें? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। इस पर जरूर सोचिएगा। आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है।